हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे। 5 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज हम लोग छठे लेक्चर पे चर्चा करेंगे, जिसमें नागरिकता की बात करेंगे। नागरिकता क्या है, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है हमारे संविधान के। हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस आर्टिकल में क्या चीज़ दिया गया है। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए नागरिकता की हम लोग बात करते हैं। नागरिकता सिटीजनशिप। नागरिकता किस भाग में है, आइए देखते हैं। नागरिकता जो है हमारी भाग 2 अनुच्छेद, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, हम लोग चर्चा करेंगे हर आर्टिकल में किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, और नागरिकता के लिए जो कानून भारत सरकार बनाती है, संविधान द्वारा उसे दिया गया अधिकार है कि अपने मन से बना रही, इन सब प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था नागरिकता के बारे में थोड़ा बहुत, जब बता रहा था कि आपकी एकल नागरिकता क्या है और ब्रिटेन अमेरिका वाली। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में प्रश्न बनता है भारत की नागरिकता कैसी है, तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता। अब प्रश्न बनता है कि एकल, कहीं कहीं एकहरी भी लिखा रहता है, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि एकहरी क्या होती है, एकल क्या होती है। ठीक, तो ब्रिटेन की कहा जाता है कि ब्रिटेन की परंपरा से लिया गया है भारत में कि एकल नागरिकता है। आप अगर देखेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका के जो प्रांत हैं, हर प्रांत की एक अलग नागरिकता है और अमेरिका राज्य की अलग नागरिकता है। पहले आप देखे होंगे कि भारत में भी कश्मीर ऐसे काम करता था, कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल संविधान बना था। अब क्या है, हमारे भारत में सबके लिए केवल एक ही संविधान है, एक कानून है। जब से उसे क्या बना दिया गया, यूटी, यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में डाल दिया गया। मैं आपको पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा किया हूं। आप लोग जो न समझ पाए हो, कंफ्यूज न हो, तो एक बार आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। तो हमें केवल इतना याद करना है, नागरिकता किस भाग में दिया गया है, नागरिकता भाग 2 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। अब आइए हम एक एक अनुच्छेद को देखते हैं कि हर अनुच्छेद में क्या चीज दिया गया है। ठीक है, आइए तो आइए हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद के द्वारा कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। नागरिकता का ऐसा अधिकार है, हर व्यक्ति, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों को उस देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक, अब नागरिकता किस व्यक्ति की किस कंडीशन में रहेगी, किस कंडीशन में जाएगी, अगर कोई देश दूसरे देश में जाता है तो उसकी नागरिकता बचेगी कि नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सभी पे चर्चा किया है, हर को एक अनुच्छेद में बांट दिया है, जिससे आगे विधि बनाने में कोई समस्या न हो। तो आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 5 में किया गया है, संविधान लागू होने के समय। संविधान हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। मैंने आपको 2 बताया था, एक आंशिक रूप से लागू हुआ था, एक पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः हमारा 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता संबंधी उपबंध, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय जितने भी लोग भारत में थे उनके लिए क्या नागरिकता का उपबंध बनाया गया, उसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों का नागरिक बना रहना। यानी पाकिस्तान से जो भारत आए थे, आपको याद होगा कि जब आज़ादी हमारी मिली थी तो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान में। उस समय कहा गया था जिसको भारत में रहना हो भारत में रहे, जिसको पाकिस्तान जाना हो पाकिस्तान जाए। तो आप देखेंगे 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में आए थे, ठीक, उसको क्या है, नागरिकता ऑटोमेटिक प्रदान की गई थी। स्वतः भारत के संविधान में कहा गया कि जो नागरिक 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अब यहाँ एक समस्या आप देख रहे होंगे, फंस रही होगी, जो 19 जुलाई के बाद भारत में आए वो नागरिक माने जाएंगे कि नहीं। तो इसमें हमारे संविधान में कहा गया कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आएंगे उनको नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाएगी, न कि वो जो भारत में आ गए उनको दिया जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए थे पाकिस्तान नागरिक, वो भारत के नागरिक माने जा रहे थे। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले का नागरिकता को
नागरिकों को नागरिकता बना रहना। ठीक, देखिएगा 1 मार्च 1947 से पहले जितने भी लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक, 1 मार्च 1947 तक चाहे जाएं फिर चले आएं, जाएं फिर चले आएं, तब तक तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से चले गए पाकिस्तान, ठीक, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और अब दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे प्रकार से आएंगे, ठीक, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आएंगे, तभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब आइए हम यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में हैं उनके नागरिकता संबंधी उपबंध क्या है। आप देखे होंगे भारतीय मूल के लोग विदेशों में हर जगह फैले हैं, ठीक, तो उनके नागरिकता संबंधी भारत में क्या उपबंध दिया गया है, अभी आप आगे देखेंगे। संसद हमारी जो है, संसद कानून बनाती है नागरिकता पे, तो उसमें क्या क्या उपबंध है, विदेशी से जो भारत में आ रहा है उसके लिए क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल में अगर प्रश्न पूछता है कि जो विदेशों से संबंधित नागरिकता का उपबंध है वो किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 8 में है। ठीक, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी राज्यों की नागरिकता धारण करने वाले का नागरिक न होना। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कहां से शक्ति भारत को मिल रही है? से भारत को अनुच्छेद 9 से शक्ति मिल रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता धारण करेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब अगला आर्टिकल हम देखते हैं, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। यानी आप भारत में रह रहे हैं तो आपके कुछ अधिकार हैं, ठीक, नागरिकता के अधिकार हैं, आप नागरिक कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इन सब के बारे में हमारे संविधान में विस्तृत चर्चा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 11 में कि संसद जो है एक विधि के द्वारा नागरिकता के अधिकार क्या हैं उसको डिस्क्राइब करेगी, समय समय पे संशोधन करेगी और बताएगी कि हमारी नागरिकता कब तक है कब तक नहीं है। ठीक, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो नागरिकता का अभी तक आप लोगों ने आर्टिकल देखा। अब भारत को जो अभी अधिकार दिया गया है हमारी संसद को कि नागरिकता कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी, तो आइए हम देखते हैं क्या आर्टिकल में दिया गया है। तो अब आइए हम देखते हैं हमारे संसद को जो शक्ति दी गई है क्या दी गई है। भारतीय अधिनियम 1955। ठीक, क्या शक्ति दी गई है भारतीय संविधान को, भारत के संसद को, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कहा गया है कि भारत जब चाहे समय समय पे भारत की संसद नागरिकता में संशोधन कर सकती है। ठीक, इसमें बताया गया है 55 में कि कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से परित्याग हो सकता है। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, यानी अर्जित की जा सकती है और परित्याग की जा सकती है, परित्याग। ठीक, यानी कितने प्रकार से नागरिकता हमारी अर्जित हो सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता हमारी जा सकती है। तो हम आइए देखते हैं हमारे संसद में क्या कहा गया है, हमारे संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से अर्जित की जाती है, 5 प्रकार से अर्जित की जाती है। परित्याग कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से। तो एग्जाम में इतनी बार प्रश्न बना है कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। परित्याग कितने प्रकार से हो सकती है, तो 3 प्रकार से परित्याग हो सकती है। तो आइए हम एक एक करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक, तब आइए हम एक एक करके देखते हैं कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहले हम उसकी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद परित्याग कितने प्रकार से की जाती है हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला आइए हम देखते हैं क्या है, जन्म से। जन्म से यानी बाय बर्थ। इसमें कहा गया है कोई भी शिशु अगर भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा।
यदि इसमें भी कंडीशन दिया गया है, यदि उसके माता या पिता अथवा माता पिता दोनों अगर भारत के नागरिक रहेंगे तभी माना जाएगा। ऐसा नहीं कोई विदेशी आया बच्चा यहाँ उसका पैदा हो गया भारत का नागरिक, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक, आप देखते होंगे टूरिस्ट आते हैं उनके बच्चे हो जाएंगे तो भारत के नागरिक ऐसे नहीं माने जाएंगे। इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है, ठीक, उसके माता या फिर पिता भारत के नागरिक हैं या फिर दोनों भारत के नागरिक हैं, अगर उनके बच्चे का जन्म भारत में होता है तो कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब मैं यहाँ एक बार लिख के आपको बता देता हूं, भारत क्षेत्र में जन्म लेने वाला शिशु जिसके माता पिता अथवा दोनों भारतीय नागरिक हों, भारतीय नागरिक हों। ठीक, क्या है जन्म से वाले में कंडीशन? भारत क्षेत्र में जन्म लेने वाला शिशु जिसके माता पिता अथवा दोनों भारत के नागरिक हों तो क्या हो जाएगा? वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, रक्त संबंध से, रक्त संबंध से, रक्त संबंध मतलब बाय किनशिप। इसमें कहा गया है अगर कोई भी शिशु भारत के बाहर जन्म लेता है तो उसमें क्या होगा? अगर उसके भारत में दादा दादी माता पिता अथवा दोनों अगर भारत के नागरिक हैं तब वो क्या माना जाएगा बच्चा? भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हम लिख के बताते हैं, भारत के क्षेत्र के बाहर जन्म लेने वाला शिशु, भारत के क्षेत्र के बाहर जन्म लेने वाला शिशु जिसके माता पिता अथवा दोनों भारतीय नागरिक हों, भारतीय नागरिक हों। ठीक, तो क्या कहता है रक्त संबंध से? ठीक, पहली कंडीशन तो आपने देखा जन्म से, उसके बाद रक्त संबंध से भारत के क्षेत्र के बाहर जन्म लेने वाला शिशु जिसके माता पिता अथवा दोनों भारतीय नागरिक हैं तब वह शिशु क्या बोला जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। हम आइए तीसरा देखते हैं, आवेदन द्वारा, आवेदन द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है, ठीक, वो अगर विदेश में रह रहा है, अगर अपनी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा? यहाँ पर कंडीशन है कौन व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उस आवेदन करेगा भारत की नागरिकता के लिए। तो आइए हम देखते हैं, आइए देखते हैं हम आवेदन द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन जैसे हमने चर्चा किया। तो इसमें 3 कंडीशन है, कौन कौन सी? राष्ट्रमंडल देश का नागरिक, भारत जब आज़ाद हुआ था यानी ब्रिटेन जितने देशों को आज़ाद किया था उनका एक संगठन बना था जिसे कहते थे राष्ट्रमंडल। अगर उस देश के नागरिक भारत में क्या चाहते हैं नागरिकता अपनी, तो उनके लिए प्रक्रिया दिया गया है। भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी, अगर कोई विदेशी आता है भारतीय नागरिक से या लड़के से या लड़की से विवाह कर लेता है तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है वो विदेश में चला गया है यानी उसके दादा दादी परदादा दादी जो होते हैं वो क्या कहें, अगर वो विदेश में चले गए थे लेकिन अगर उनका बच्चा जो है नाती पोता जिसे आप लोग कहते हैं अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन कर सकता है इन 3 तरीकों में। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर वह 7 साल से, कितना? 7 वर्ष से भारत में रह रहे हों, 7 वर्ष से भारत में रह रहे हों। ठीक, ये कंडीशन आपको याद करनी है। 7 वर्ष से अगर भारत में रह रहे हैं
तभी वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी एक बात है, 1 वर्ष में 90 दिन, 7 वर्ष तो कहा गया है, लेकिन इसमें कहा गया है 1 वर्ष में 90 दिन। ठीक, 1 वर्ष में 90 दिन कहने का मतलब है कि 7 वर्ष ऐसे गिना जाएगा अगर हर साल, 1 साल में अगर वह 90 दिन भारत में रुक रहा है, तब क्या माना जाएगा, वह भारत के लिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे कई एक्ट्रेस आपके बॉलीवुड की जाके, जैसे आप सबसे ज्यादा फेमस है चेहरा है प्रियंका चोपड़ा का, निक जोनस की हैं, क्यों ज्यादा चर्चित है, क्योंकि निक जोनस जो है बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। ठीक, तो अगर वो भारत विदेश में चली गई हैं, कहाँ गई हैं, आपके यूएसए में चली गई हैं, अगर वो ऐसा काम करती हैं कि अगर वो वहाँ की नागरिकता ले लेती हैं तो उनकी नागरिकता भारत में से स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर वो चाहें बाद में कि हम नागरिकता प्राप्त कर लें भारत की, तो वहाँ की नागरिकता समाप्त करनी होगी, फिर उससे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी वह भारत की नागरिक बन पाएंगी, नहीं तो भारत की नागरिक नहीं बन पाएंगी। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। आप लोग सबसे फेमस चेहरा देख रहे होते होंगे अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार को जब सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सरकार का प्रचार कर रहे थे, उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि अक्षय कुमार नागरिक नहीं है। कैसे नागरिक नहीं है, अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता ले रखा है। जब वो कनाडा की नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता उनकी स्वतः समाप्त हो गई है। ऐसे कई एक्ट्रेस हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, ये 3 चीजें मैंने बताया, जन्म से, रक्त संबंध से, आवेदन द्वारा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला कंडीशन बनता है देशीयकरण से। देशीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या कहा गया है, देशीकरण से कोई भी विदेशी जो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कितना, 14 वर्ष से भारत में हो, 14 वर्ष से भारत में हो। ठीक, किस लिए हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो सकता है साहित्य के लिए आया हो, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से जुड़ा हो, और 14 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, तो क्या कर सकता है, नागरिकता के लिए भारत में आवेदन कर सकता है। तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, देशीकरण के द्वारा नागरिकता माना जाएगा। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं विलय द्वारा। विलय द्वारा, विलय द्वारा क्या होता है, अगर भारत किसी भी देश का, अगर भारत चाहे मतलब कि कर सकता है अगर करना चाहे तो, ठीक, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर भारत चाहे पाकिस्तान को हमला करके पाकिस्तान को अपने में मिला ले, भारत बहुत बड़ा देश बन जाएगा, जितने नागरिक उस क्षेत्र में आएंगे सब भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। ठीक, कहने का तात्पर्य है अगर भारत किसी भी क्षेत्र का विलय करता है तो नागरिक अपने आप में स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक, आइए 2-3 चीजें और हम देख ले। एनआरआई किसे कहते हैं, एनआरआई किसे कहते हैं, और पीआईओ किसे कहते हैं। ठीक, एनआरआई क्या होता है, अगर जो अपने जीवन काल में विदेश जाता है, काल में विदेश, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनआरआई। आप लोग मूवी में देखे होंगे कि कनाडा वाले मैक्सिमम क्या है, विदेश में हैं। अगर आप जिसमें जापान यानी पंजाब वाली चर्चा रहेगी मूवी में, वहां पे एनआरआई चर्चा जरूर आती है कि एनआरआई लड़का है, यानी जो अपने जीवन काल में विदेश जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरआई। अब पीआई को है यानी भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति उसके पूर्वज विदेशों में गए हैं, क्या है, पूर्वज विदेशों में गए हैं जिस व्यक्ति के, वो क्या हो जाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाएगा, पीपल ओरिजिन ऑफ इंडिया, पीआईओ कहा जाएगा। एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो अपने जीवन काल में विदेश जाता है उसे एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपने जीवन काल में विदेश जाता है। पीपल ओरिजिन ऑफ इंडिया, पीआईओ क्या होता है, भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी जिसके पूर्वज विदेशों में चले गए हैं, अगर वह भारत में फिर से आना चाहता है, आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीआईओ बोलेंगे। यह 5 तरीके हो गए जिससे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम देखते हैं परित्याग कैसे होता है।
नागरिकता कैसे जाती है लोगों की। परित्याग का जैसे मैंने बताया कि 3 तरीका होता है। क्या उन कौन से ऐसे तरीके हैं? पहला परित्याग, परित्याग क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ दे तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? परित्याग की श्रेणी में। क्या कह रहा है हमारा, कैसी नागरिकता भारत की जाएगी? स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे, स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे। ठीक, पहला तरीका आपने देखा है। परित्याग क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? परित्याग की श्रेणी में आएगा। ठीक, अब दूसरा क्या होता है? नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति, इसे हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं, टर्मिनेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। किसी अन्य देश की नागरिकता, देश की नागरिकता प्राप्त करना। ठीक, यह क्या कहता है हमारा? टर्मिनेशन। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हम तीसरे की बात करें, वंचन। डिप्रीवेंशन। वंचन क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? कई आधारों पे उसको नागरिकता से वंचित कर दिया सकता है। कैसे वंचित किया जाएगा? जन्मजात नागरिकों पर नहीं होता लागू, ये जन्मजात नागरिकों पर लागू नहीं। ठीक, जन्मजात नागरिकों पर लागू नहीं मतलब वंचन में श्रेणी में क्या रखा गया है? अगर कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक, वो भारत की नागरिकता प्राप्त किया है, अगर उसे कोई सजा हो जाती है या फिर कुछ ऐसे अनैतिक काम करता है जिसे वो क्या करता है? भारत देश का अपमान होता है, तो उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जब नागरिकता से वंचित कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, प्रश्न क्या पूछा जाता है? वंचन में क्या सभी नागरिकों को रखा गया है? तो नहीं, वंचन में जो जन्मजात नागरिक हैं, जो जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, उनको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हमने नागरिकता को बताया, आपका छोटा छोटा करने की कोशिश किया है वीडियो, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला जो वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें मौलिक अधिकार की हम लोग चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, क्या हैं। तो थैंक यू।